नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, आप लोगों की सेहत अच्छी होगी। अगर आपने मेरे कुछ पुराने वीडियोस देखे हैं, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि समय समय पर आपके समक्ष नए नए वीडियोस आते रहें। दोस्तों, आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है सेक्शन 191, 192, 193 इंडियन पीनल कोड के ऊपर, जो कि चैप्टर 11 फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस के अंदर आता है, चैप्टर 11 ऑफ इंडियन पीनल कोड के अंदर। तो दोस्तों, मैंने एक से पहले वीडियो बनाया था 340 सीआरपीसी का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया उसे जरूर देखिए, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वो वीडियोस आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, ये जो मैं सेक्शन आपके समक्ष डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये सेक्शन जो है खासकर उन केसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है 498, 125 सीआरपीसी और डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में, जहाँ पे एप्लीकेंट कंप्लेनेंट झूठी एलिगेशंस लगाते हैं, और अगर ठीक से अगर केस को कॉन्टेस्ट किया जाए और उन पे भी जो झूठी एलिगेशंस लगाने के लिए इंडियन पीनल कोड में काफ़ी प्रोविजंस बनाए हुए हैं, अगर बस उसको सही लेवल पे सही तरीके से अगर इंटरप्रिटेशन निकाला जाए और उनकी जो कंप्लेंट को और विद सफिशिएंट मटेरियल्स अगर आपके पास पड़े हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है, उसको अच्छे से एनालाइज करके कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए, तो उनको जो लोग झूठी गवाही देते हैं, जो लोग झूठे विटनेस देते हैं, जो लोग झूठी डिक्लेरेशंस फाइल करते हैं कोर्ट में, उनके ऊपर भी प्रोसिक्यूशंस के जो प्रोविजंस बने हुए हैं, ताकि इस तरह की जो पोल्यूट किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को, और जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं जुडिशियल प्रोसेस को, और जो पर्सनल वेंजिनेंस की वजह से उन पे भी जो है कार्रवाई की जा सके। तो दोस्तों, आज हम इस सेक्शंस को जरा ध्यान से देखते हैं, एक एक इंग्रेडिएंट को देखते हैं। इस इंग्रेडिएंट्स में जो सेक्शन के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या कहते हैं और वो किस तरीके से आपके केस में हेल्पफुल हो सकते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज हम पहले डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 191 सीआरपीसी मतलब इंडियन पीनल कोड का, जो कि कहता है, इसका टाइटल है गिविंग फॉल्स एविडेंस। देखिए, गिविंग फॉल्स एविडेंस खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये जो बता रखा है कि गिविंग फॉल्स एविडेंस किसे कहते हैं। अब ये देखिए, गिविंग फॉल्स एविडेंस में क्या डेफिनेशन है। हूएवर, पहले देखिए, हूएवर साथ में कॉमा डाला है, बीइंग लीगली बाउंड बाय एन ओथ और बाय एन एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ द लॉ टू स्टेट द ट्रूथ। ये देखिए, ये पहला इंग्रेडिएंट है। पहला इंग्रेडिएंट ये है हूएवर, जो कि लीगली बाउंड है ओथ पे जाकी और या फिर एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑफ लॉ में के अंतर्गत, जो कि जिनको सिर्फ सच बोलना है, टू स्टेट द ट्रूथ, जो लीगली बाउंडेड है टू स्टेट द ट्रूथ, ये पहला इंग्रेडिएंट बनता है। या फिर बाय ओथ हो या फिर किसी एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ हो, जो कि ताकि वो अपना जो वर्जन है ट्रूली बता सके, टू स्टेट द ट्रूथ, हूएवर लीगली बाउंड टू स्टेट द ट्रूथ। आगे लिखा है, और बीइंग बाउंड बाय द लॉ टू मेक अ डिक्लेरेशन अबाउट एनी सब्जेक्ट। सिर्फ या तो कोई स्टेट डिक्लेयर, मतलब या तो वो अपनी लीगली बाउंड हो टू स्टेट द ट्रूथ, और बाय एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ टू मेक अ डिक्लेरेशन अपॉन एनी अदर सब्जेक्ट, अपॉन एनी सब्जेक्ट। दो इंग्रेडिएंट हो गए। मेक्स एनी सब्जेक्ट विच इज फॉल्स। देखिए, मेक्स एनी सब्जेक्ट विच इज फॉल्स, जो लीगल बाउंडेड है टू स्टेट ट्रूथ, एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑफ लॉ के तहत, या फिर लीगल बाउंडेड है जो कि डिक्लेयर करने के लिए। आगे फिर लिखा है, मेक्स, इन दो जो भी प्रोविजन सेटिस्फाइड हो रहे हैं, इंग्रेडिएंट सेटिस्फाइड हो रहे हैं, वो जो कि स्टेटमेंट देते हैं टू मेक्स a statement which is false, ये तीसरा इंग्रेडिएंट हो गया, and which he either knows or believes to be the false or does not believe it to be true is said to be given the false evidence। तो देखिए, तीनों इंग्रेडिएंट्स बन रहे हैं, जो एक तो पहला कि जो whosoever legally bound by the law to under oath or under express provision of law to state the truth, number one। दूसरा लिखा है कि that person must makes a statement। एक पहला है कि person must be legally bound to state the truth। Second, that person makes a statement which is false, second ingredient हो गया, and which he knows or believes to be the false or doesn't believe it to true। तो मीन्स उसको पता है जो पर्सन को कि एक तो पहले वो लीगल बाउंड है टू स्टेट द ट्रूथ, नंबर वन। दूसरी चीज
कि जो वो स्टेटमेंट देते हैं जो कि फॉल्स होती है। तीसरी, अगर उसे पता है कि जो मैं स्टेटमेंट जो दे रहा हूँ वो या तो फॉल्स है और जब वो मानता है कि वो स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है, इट्स सेड टू बी द फॉल्स एविडेंस। देखिए अब एक कोई भी इंग्रेडिएंट होगा, अगर इसमें सेटिस्फाइड नहीं होगा तो फॉल्स एविडेंस नहीं बन पाएगा। तो पहली चीज है, अगर कोई लीगल बाउंड टू स्टेट द ट्रूथ, अगर कोई लीगल बाउंडेड नहीं है आदमी को स्टेट द ट्रूथ, तो फिर फॉल्स एविडेंस नहीं गिना जाएगा। दूसरा, अगर कि कोई सेकंड पर्सन जो वही पर्सन जो है अगर वो स्टेटमेंट देते हैं जो कि फॉल्स नहीं होती है, तब भी इंग्रेडिएंट नहीं बना जाएगा। तीसरा इंग्रेडिएंट है, जब वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, अगर मान लीजिए वो स्टेटमेंट फॉल्स दे रहे हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वो स्टेटमेंट फॉल्स दे रहे हैं या फिर वो सही है या वो गलत है, या फिर जब वो मानते हैं कि वो सही नहीं है, which he doesn't believe, जब वो मानते हैं कि वो स्टेटमेंट जो है सही नहीं है, is said to be the false evidence। अगर ये इंग्रेडिएंट नहीं है तो फिर फॉल्स एविडेंस नहीं माना जाएगा। तो तीनों इंग्रेडिएंट्स सेटिस्फाई कर रहे हैं। तीनों इंग्रेडिएंट्स बताते हैं कि एक तो लीगल बाउंडेड होना चाहिए, दूसरी वो स्टेटमेंट देनी चाहिए जो कि फॉल्स हो, तीसरी उन्हें पता होना चाहिए कि जो स्टेटमेंट जो दे रहे हैं कि वो या तो फॉल्स है या फिर वो बिलीव करते हैं कि वो ट्रू नहीं है। जब तक ये तीनों इंग्रेडिएंट्स नहीं कन्विंस होंगे तब तक फॉल्स एविडेंस नहीं माना जाएगा। अब देखिए एक्सप्लेनेशन के वे में भी बता रखा है इसमें इंडियन पेनल कोड में, if statement is within the meaning of this section whether is made verbally or otherwise। जरूरी नहीं कि अगर कोई आदमी लिख के भी स्टेटमेंट देते हैं तो भी वो स्टेटमेंट फॉल्स एविडेंस के अंदर आएगी। जरूरी नहीं कि वो फॉल्स एविडेंस है सिर्फ वर्बली मुंह से बोली जा सके। अगर वो साइन लैंग्वेज है, अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं साइन में या फिर कोई रिटन फॉर्म में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो भी स्टेटमेंट फॉल्स एविडेंस के अंदर गिनी जाएगी। एक्सप्लेनेशन 2 में क्या लिखता है, फॉल्स एविडेंस is as to the belief the person attesting is within the meaning of this section. A person may be guilty of giving the false evidence by stating that he believes the things which he doesn't believe, or as well as stating that he knows the thing which he doesn't know। देखिए ये एक्सप्लेनेशन 2 बता रखा है। आगे फिर देखते हैं इलस्ट्रेशंस क्या बताती हैं। इलस्ट्रेशंस ये बताती हैं, A in support of the claim which B has Z for 1000 rupees falls his way on the trial that he heard Z admit the B's claim, A has given the false evidence। ये illustrations भी आ गई, समझ में आ गई। आगे से देखते हैं, A is B legal bound by the oath to state the truth, state that he to believe certain signatures to be the handwriting of Z when he doesn't believe it to be the handwriting of Z। Here A states that he knows to be the false and therefore he has given the false evidence। जो A है, अगर वो लीगल बाउंडेड है टू स्टेट द ट्रूथ, लेकिन वो बिलीव करते हैं कि वो जो सिग्नेचर है वो हैंडराइटिंग का Z का है, लेकिन कोर्ट में ये कह देते हैं कि मतलब जो वो कह देते हैं कि मतलब सॉरी वो स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये सिग्नेचर Z के नहीं है, जो कि वो फॉल्स है, वो स्टेट इज नोन एज फॉल्स। वो तो ऐसे स्टेज पे भी ये फॉल्स एविडेंस गिना जाएगा। ये इलस्ट्रेशंस मतलब बता रखी हैं। एक और इलस्ट्रेशंस बता रखी हैं, A knows that characters of B handwriting states that he believes a certain signature to be handwriting of Z, A in good faith। अब यहाँ पर देखिए गुड फेथ आ गया, तो फिर जो होगा believing is to be there, A statement is merely a belief and is to be the true and therefore although signature may not be the handwriting of Z, A has not given the false evidence। अगर गुड फेथ पे है, अगर उनको लग रहा है कि ये हो सकते हैं मिल रहे हो, लेकिन गुड फेथ पे कह देते हैं, लेकिन बेशक वो स्टेटमेंट गलत है लेकिन वो गुड फेथ पे दी गई है, तो वो फॉल्स एविडेंस के दायरे में नहीं आती है। आगे लिखा है, A is bound by the oath to state the truth, states that he knows that was at a particular place on particular day, not knowing anything about subject। A gives false evidence whether Z was that place on the day named or not। चल इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि अगर A झूठी बोल देते हैं कि हाँ मैंने Z को देखा है, अब चाहे Z वहां अवेलेबल हो या ना हो, लेकिन अगर स्टेटमेंट झूठी गलत दी गई है, फॉल्स दी गई है, तो फिर वो फॉल्स एविडेंस के दायरे में आएगी। और फिर A इंटरप्रिटेटर or a translator gives or certifies a true interpretation or translation of the statement of the document which he bound by oath to interpret it or truly translate truly that which is not and which he does not believe is to be the interpretation or translation। A has given the false evidence। देखिए ये इंटरप्रिटेशन और ट्रांसलेटर के बाद बता रखा है। अगर वो भी अगर ऐसे करते हैं कि उनको मालूम है कि जो स्टेटमेंट जो दे रहे हैं वो सही नहीं है, जो गलत है, तो फिर वो माना जाएगा कि ये A ने फॉल्स एविडेंस दिया है। अब देखिए ये
तो था फॉल्स एविडेंस का। अब दूसरा है फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। तो क्योंकि जो फैब्रिकेटिंग, ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेक्शन 193 जो है वो पनिशमेंट फॉर दी गिविंग फॉल्स एविडेंस एंड फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस के ऊपर बना हुआ है। अब ये देखिए फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस के क्या इंग्रेडिएंट्स है वो देखिए। whoever causes and circumstances to exist or makes any false entry in the book record or otherwise electronic or makes any document whether or the electronic record containing a false statement, देखिए intending such statement such circumstances false entry or false statement may avail in the evidence in the judicial proceedings। तो देखिए अब ये सेकंड इंग्रेडिएंट हो गया। पहला इंग्रेडिएंट है कि कोई व्यक्ति अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करता है जो कि फॉल्स एंट्री होती है बुक में, रिकॉर्ड में और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में, और या फिर कोई वो डॉक्यूमेंट बनाता है या रिकॉर्ड बनाता है जो कि फॉल्स स्टेटमेंट का है, फिर ये तो पहला इंग्रेडिएंट हो गया। आगे वर्ड हो गया इंटेंडिंग, मींस उसे पता होना चाहिए, जानबूझ के वो करते हैं कि सच circumstances false entry or false statement may appear as evidence in judicial proceeding। मींस अब ये साफ क्लियर हो गया, ये इंटेंडिंग वर्ड हो गया कि हाँ उन्हें लग रहा है कि ये उसकी जो इंटेंशन है वो यही है कि इस फॉल्स स्टेटमेंट जो भी रॉन्ग एंट्री है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की स्टेज पे डाला जा सके। और फिर लिखा है और इन ए प्रोसीडिंग्स टेकन बाय द लॉ बिफोर ए पब्लिक सर्वेंट एज सच और बिफोर एनी आर्बिट्रेटर such circumstances false entry or false statements so appearing in evidence may cause any person who in such proceedings to form an opinion about the evidence। तो देखिए अब ये भी क्लियर हो गया है। इसमें क्या है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो फैब्रिकेट करते हैं, मतलब सॉरी फॉल्स स्टेटमेंट्स देते हैं एविडेंस पे जो कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में आता है, और फिर जो प्रोसीडिंग्स जो है वो पब्लिक सर्वेंट की है और जो या फिर आर्बिट्रेटर की है, और फिर सर्कमस्टांसेस फॉल्स स्टेटमेंट फॉल्स एविडेंस देते हैं इन सो अपीयरिंग इन एविडेंस मे कॉज एनी पर्सन, आगे लिखा मे कॉज एनी पर्सन हु इन सच प्रोसीडिंग्स टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन द एविडेंस टू एंटरटेन, आगे लिखा टू एंटरटेन एन एरोनियस ओपिनियंस टचिंग एनी मटेरियल पॉइंट्स इज द रिजल्ट ऑफ सच प्रोसीडिंग्स टू द फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। अब देखिए कोई 125 सीआरपीसी का केस है, अगर कोई वुमेन जो है मैरिड वुमेन मेंटेनेंस लेने के लिए अपने ड्यूटी स्टेटमेंट पर साइन कर देती हैं कि मैंने अनएम्प्लॉयड हूँ या फिर मैं जॉबलेस हूँ, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, जबकि वो अर्निंग करती हैं, तो ऐसे केस पे भी ताकि वो अपनी पिटीशन में मेंशन करती हैं अनएम्प्लॉयड हो, ताकि जज साहब है वो एक अरॉनियस ओपिनियन ले लें, तो ये ऐसी स्टेज पे भी ये एक फैब्रिकेटिंग एविडेंस गिना जाएगा, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस गिना जाएगा। तो ये लिस्टेशंस दे रखी हैं, illustrations ये बता रही है A put Zabels in the box belonging to Z with intention। अब यहाँ पर देखिए intention वर्ड आ गया, with intention that he may found in that box and his circumstances may cause Z to be convicted for theft। A has fabricated the false evidence। तो अब यह है कि A ने कुछ ज्वेलरी Z के अंदर डब्बे में Z को दे दी, जो कि उसके बाद डब्बा है वो बिलोंग करता है Z को, और and they made found in that box and circumstances may cause Z to be convicted of theft। अब Z को बिना बताए उसके डब्बे में डाल दिया और इस तरह के सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गए कि वो मतलब जो है कि Z को जो है वो कन्विक्ट कर दिया गया। तो फिर A ने फैब्रिकेट किया फॉल्स एविडेंस को। तो कोई कहीं से ज्वेलरी ली और उसने किसी Z के अंदर डब्बे में डाल दिया और Z को चोर समझ लिया और ये उसको सजा हो जाती है, तो ये माना जाएगा कि A ने फैब्रिकेट किया फॉल्स एविडेंस, क्योंकि अगर नहीं डालता वो A पर्सन जो उसके बैग के अंदर नहीं डालता तो फिर सजा नहीं होती, ना कोई पुलिस केस होता ना सजा होती। तो फिर ये फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस के नाते। फिर साथ में लिखा ए मेक्स अ फॉल्स एंट्री इन हिज शॉप बुक फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग कॉरबोरेटिंग एविडेंस इन द कोर्ट जस्टिस। ए हैज फैब्रिकेटेड द फॉल्स एविडेंस। तो देखिए आगे बताया कि ए ने फॉल्स एंट्री कर दी थी शॉप बुक्स में ऑफ, ताकि वो एक कॉरबोरेट की तरह यूज किया जा सके कोर्ट ऑफ लॉ में। कोई फॉल्स एंट्री कर देते हैं या कोई रजिस्टर में फॉल्स एंट्री करते हैं और उसे पता है कि ये फॉल्स एंट्री जो है वो जुडिशियल कोर्ट ऑफ लॉ में यूज होगी, तो ए ने फिर ऐसे केस में जो भी बैग बनाते हैं जो करते हैं वो माने जाएंगे, ये ए ने फॉल्स एविडेंस दिया है। आगे लिखा है फिर ए विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग जेड बी कन्विक्टिंग ऑफ द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी राइट्स अ लेटर इन इमिटेशन ऑफ जेड हैंडराइटिंग purporting to be addressed in compliance in such criminal conspiracy, put a letter in the place where he knows that officers of police are likely to search A has fabricated the false evidence। अब देखिए A फंसाने के लिए कुछ जो है मतलब
कॉन्स्पिरेसी करता है एक को जेड को फंसाने के लिए, और जो भी और इसके हैंडराइटिंग से कोई लेटर जो है वो लिख देता है फैब्रिकेट करके, और ताकि वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में तौर पर यूज किया जा सके। तो फिर जेड मतलब जो पुलिस है उसको लेटर ढूंढती है, उससे मिलता है, और लेकिन मिलता है, और फिर ऑफिसर जिससे वजह से ऑफिसर्स को सर्च करना पड़ता है। तो जेड ने ऐसे केस में, सॉरी ए ने ऐसे केस में फैब्रिकेट किया है फॉल्स एविडेंस को। अब देखिए, अब पनिशमेंट फॉर द फॉल्स एविडेंस जो है वो सेक्शन 193 के अंदर डिफाइंड है। वो ये क्या लिखा है कि whoever intentionally gives a false evidence in any judicial proceedings, जो कोई व्यक्ति फॉल्स एविडेंस देता है किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, और फैब्रिकेट फॉल्स एविडेंस फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग यूज्ड इन एनी स्टेज ऑफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो देखिए, फॉल्स स्टेटमेंट देता है या फिर ऐसी कोई एविडेंस, कोई डॉक्यूमेंट है वो बाहर बनाता है जो फैब्रिकेट करता है, और उस फैब्रिकेट करके जो डॉक्यूमेंट है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में यूज किया जाता है। तो ऐसे केस में भी वो जो है फॉल्स एविडेंस की पनिशमेंट के दायरे में आएंगे। साथ में लिखा शैल बी पनिश्ड फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म व्हिच मे एक्सटेंड्स टू 7 ईयर एंड शैल बी लायबल टू फाइन। जो भी फॉल्स एविडेंस देगा उसकी जो पनिशमेंट है वो 7 साल तक की, या फैब्रिकेट फॉल्स एविडेंस करेगा उसकी सजा जो है वो 7 साल तक की दी जा सकती है। फिर लिखा है whoever intentionally gives a false evidence in any other case shall be punished for imprisonment for a description of a term which may extend to 3 years। क्या है कि कोई भी any other case में वो फॉल्स स्टेटमेंट देता है जो कि जो है कि मतलब उस केस में पनिशमेंट जो होगी वो 3 साल तक की दी जा सकती है। वैसे नॉर्मल यदि केस में 7 साल तक की दी जा सकती है, और जो फिर आगे लिखा है एक्सप्लेनेशन बता रखा है, ट्रायल बिफोर ए क्रिमिनल मार्शल इज जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स अगर क्रिमिनल जो है कोर्ट मार्शल के जो भी जो कोर्ट्स में अगर चल रही है प्रोसीडिंग्स वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मानी जाएगी। और फिर कहा है कि इन्वेस्टिगेशन डिक्लेयर्ड बाय द लॉ प्रिलिमिनरी टू द प्रोसीडिंग्स बिफोर द कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द स्टेज ऑफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स दो द इन्वेस्टिगेशन मे नॉट हैव बीन टेकन प्लेस बिफोर द कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो देखिए, कोई बार कोर्ट्स क्या होती हैं वो इंक्वायरी बैठा देती हैं जो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में, ताकि वो आके जैसे लोकल कमिश्नर को भेज दिया या किसी को भेज दिया, लेकिन वो जो प्रोसीडिंग्स हैं वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में मानी जाएगी। उसमें भी है, बेशक वो कोर्ट ने क्या अपने सामने नहीं कराई है, लेकिन कमीशन बिठा दिया या किसी एक्सपर्ट को भेज दिया, तो उसके सामने जो प्रोसीडिंग जो भी एक्सपर्ट करेगा उस प्रोसीडिंग्स को तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में माना जाएगा। आगे लिखा है फिर देखिए, ए इज इन द इंक्वायरी बिफोर द मजिस्ट्रेट फॉर द पर्पस ऑफ अकॉर्डिंग वेदर जी आउट टू बी हैव कमिटेड फॉर द ट्रायल मेक्स oath of statement which he knows to be false. A, as this inquiry is the stage of judicial proceeding, A has given the false evidence. देखिए, self explanatory हो गया। अब explanation 3 पे देखते हैं, investigation directed by the court of justice according to the law and conducted under authority of the court of justice is the stage of judicial proceeding। देखिए, अब judicial proceedings होती क्या है, यही चीज बताइए कि जो कोर्ट की अधीन के अंदर रहेंगे, मतलब इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टेड होंगी जो कोर्ट डायरेक्शन देगी, और अकॉर्डिंग टू द लॉ और जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो कंक्लूड हो जाएगी। तो वो ऐसी स्टेज पे भी प्रोसीडिंग्स है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मानी जाएंगी, इसे जो कि स्टेज में आ जाती है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की, वो मानी जाएगी। आगे लिखा है कि दो इन्वेस्टिगेशन मे नॉट हैव टेकन प्लेस इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस, बेशक वो कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं मतलब जा रहे हो, तो वो मतलब कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने वो प्रोसीडिंग्स नहीं की गई हो, तो लेकिन वो प्रोसीडिंग्स जो है वो मानी जाएंगी। आगे देखिए, A as an inquiry before the officers deputed the court of justice to ascertain on the spot of the boundaries of the land makes an oath and statement which is known to be false. A is the inquiry in a stage of judicial proceeding. A has given the false evidence. अब देखिए, A इंक्वायरी करते हैं और कोर्ट का जो है ऑफिसर डिप्यूट करती है, कहा कि एक इंक्वायरी करें। अब ये लिखा है कि बाउंड्रीज को आगे इंस्पेक्ट करें। अब ये लिखा है कि जब ओथ ऐसे करने के बाद वो स्टेटमेंट ओथ में दे देते हैं, और जो कि उसे पता है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो फिर ए जो इंक्वायरी जो होगी वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की स्टेज में मानी जाएगी। तो ये माना जाएगा कि ए ने फॉल्स एविडेंस दिया। तो ये था 191, 193 और 192, 193 का। अब आगे देखिए, ये लिखा है यूज एविडेंस न्यूज टू बी फॉल्स हु करप्टली यूजेस और अटेम्प्ट टू यूज द जेन्युइन एविडेंस which is knows to be the false or fabricatedly shall to be punished in the same manner as he gives the false evidence। तो देखिए, कोई एविडेंस जो है वो उसे पता है कि मैं फॉल्स एविडेंस दे रहा हूँ, लेकिन उसके वो भी एविडेंस देता है और यूज करता है,
तो ताकि वो ऐसे लगे कि जो उसका फेक एविडेंस है, वो फॉल्स एविडेंस है, वो एक जेन्युइन एविडेंस की तरह ट्रीट किया जाए। तो ऐसे केस में ये कहा गया है कि ये माना जाएगा कि इसने फैब्रिकेट किया है फॉल्स एविडेंस को। अब लिखा है इशूइंग और साइनिंग फॉल्स सर्टिफिकेट। अगर कोई झूठे सर्टिफिकेट ले आते हैं कहीं से और उसको यूज करते हैं, तो ऐसे केस में भी 197 का जो प्रोविजन है वो अट्रैक्ट होगा। अब ये देखिए, यूजिंग एज ए सर्टिफिकेट नोन्स टू बी फॉल्स। अब ये सिर्फ उसके लिए बनाया है कि जो सर्टिफिकेट है उसे लग रहा है कि जो सर्टिफिकेट, जो ट्रू सर्टिफिकेट को फॉल्स के तौर पे किया गया है, तो वो भी पनिश्ड होगा, किया जाएगा सेम मैनर जैसे कि कोई आदमी फॉल्स एविडेंस देता है। और अब लिखा है कि यूजिंग एज ए ट्रू सच डिक्लेरेशन इज नोन टू बी द फॉल्स। कोई आपने कोई डिक्लेरेशन देता है, उसे पता है ये डिक्लेरेशन जो है वो गलत दे रहा है, तो फिर लिखा है कि whoever corruptly uses or attempts to use any such declaration which knows to be the false in any material point shall be punished in the same manner as if he has given the false evidence। आगे लिखा है फिर एक्सप्लेनेशन में बता रखा है, डिक्लेरेशन which is inadmissible merely on the ground of sub informality is a declaration within the meaning of this section 199 and 200। तो देखिए ये सारा सेक्शन से 191, 192 और 193 इंपॉर्टेंट है। बाकी 96, 97, 98, 99 जो सेक्शंस प्रोविजंस बने हैं वो मतलब जो यूज कर सकते हैं। तो ये था, देखिए दोस्तों, ये वीडियो था, ये इंडियन पीनल कोड के सेक्शंस के ऊपर बनाया गया था जो कि फॉल्स एविडेंस देते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए इस चैनल को, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि समय समय पर आपके समक्ष नए नए वीडियोस आते रहें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।